कमीशन नहीं बनेगा, मुज़ाकरात नहीं होगा। मुज़ाकरात जिस जगह पर हुकूमत के साथ हो रहे हैं वहीं पर हो रहे हैं। हुकूमत फॉर्म 47 ही की सही, लेकिन इनकी पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस है वो भी बिलो द एवरेज स्टैंडर्ड से गिरी। नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया। गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया इदरीस। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन बातचीत का मामला एक बार फिर पटरी से उतरता दिखाई दे रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस इजलास में शिरकत से इनकार कर चुकी है। तहरीक इंसाफ कई बार हुकूमत से मुतालबात पर जवाब देने का मुतालबा कर रही है, लेकिन हुकूमत इजलास पर इजलास बुलाने के बावजूद मुतालबात का जवाब तैयार नहीं कर सकी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का आज का इजलास भी लग ये रहा है कि बेनतीजा ही रहा और अब ये इजलास कल और जुम्मा के रोज़ भी होंगे। इसके बाद तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब शायद तैयार कर लिया जाएगा। हुकूमत जवाब तैयार करने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़े कर दिया है कि तहरीक इंसाफ की कमेटी बातचीत के आइंदा दौर का हिस्सा ही नहीं बनेगी। लेट्स वॉच हिम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने क्लियर बात की है, नो कमीशन नो नेगोशिएशन, एंड ऑफ स्टोरी, खत्म हुई बात। सर मामलात पर आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारा मसला अंदर हम लोग करेंगे, सिविल नफरमानी वगैरह दोबारा होगी और चलती रहेगी इंशाल्लाह। हमारा जो सियासी हक है हम लोग करते रहेंगे, हमें जेल में डालते जाएंगे, हम लोग जेल में जाते जाएंगे, करें जो मर्जी करना है इन्होंने। तो आपको लगता है कि कमीशन वगैरह बन जाएगा या कोई आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखेंगे इस मुज़ाकरात के? ये इनका जो ट्रक है ना, उसका इंजन पहले से ही सीज हुआ है, इनका ट्रक चलने वाला ही नहीं है। हुकूमती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने उम्मीद जाहिर की है कि तहरीक इंसाफ 28 जनवरी को चौथे इजलास में हिस्सा ले लेगी। उन्हें भी देखिए। हमने उन सारी जो डिमांड्स हैं उन पे असर नौ गौर किया है, लीगल मुशावरत ली है, कल भी मीटिंग होगी और फ्राइडे को भी होगी। ये तय हुआ है कि हम अपना तहरीरी जवाब वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करें। नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही है। अगर ये डिसीजन हो जाता आज तो फिर कल और परसों की मीटिंग की जरूरत नहीं थी। ये मुज़ाकराती अमल जो वो पाया तकमील तक पहुँचेगा जी, इंशाल्लाह जरूर पहुंचेगा। उनकी तरफ से आगाज हुआ है अच्छी स्पिरिट के साथ, हमने भी वेलकम कहा है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि इस केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वैसे ही डरने लग जाए तो एक अलग बात है। आज केस की समाअत के दौरान अदालती मुआविन मुनीर ए मलिक ने मामले पर फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दे दी। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर अदालत ने मामनीन की जो तादाद है वो 2 से बढ़ाकर 4 कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालती हुक्म पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान और एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास अदालत में पेश हुए। इस दौरान बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, हम आपसे शेयर करते हैं। समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालती मावनीन मुकर्रर करने पर इतराज़ उठाते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि जो अदालती मावनीन मुकर्रर किए गए हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। अटॉर्नी जनरल के इतराज़ पर अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भवन को भी अदालती मावन मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा कि और कोई मामलत करना चाहता है तो कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि केस रेगुलर बेंच सुन रहा था, क्या कमेटी इसे शिफ्ट कर सकती है। रजिस्ट्रार ने एडिशनल रजिस्ट्रार के दिफा में कहा कि ये सब 2 जजेस कमेटी के फैसले से हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास कहाँ हैं? आज आए हुए हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास पेश हुए, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि आपने कॉज लिस्ट से केस को क्यों हटाया था। इस केस का ताल्लुक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इख्तियारात से है, ताकि 26वीं तरमीम से आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी ना हो। मुकदमा मुकर्रर ना करने से मालूम नहीं नज़र अब्बास का कितना ताल्लुक है। मौजूदा केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, वैसे ही कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। इसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल PTI। सलमान अकरम राजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। स्पीकर ने 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब किया है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि PTI उससे पहले ही पुल आउट कर जाएगी मुज़ाकरात से, क्योंकि कमीशन के हवाले से अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आप क्या कहते हैं? जी, ऐसा ही है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था। आखिरी जो नशस्त हुई है कि अगली नशस्त तभी होगी अगर उससे पहले ये इकरार हो जाए, ये बात मान ली जाए कि हमने सच्चाई जानने के लिए 2 कमीशन कायम करने। कमीशन अपना आज़ादाना काम करेंगे,
वो जो भी हकीकत हो, जो भी सच्चाई थी, उसको सामने लाएंगे। तो इससे भागने की अगर कोई कोशिश करता है तो फिर हम यही समझेंगे कि कोई नीयत नहीं है बात को आगे बढ़ाने की। इस मुल्क में हम समझते हैं कि सच के बगैर जो है किसी किस्म की रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकती, कोई मुफाहमत नहीं हो सकती सच के बगैर। सच ये है कि हमारे वोट को लूटा गया, सच ये है कि हमारे लोगों को अगवा किया गया, सच ये है कि हम पे झूठे मुकदमे बनाए गए, सच ये है कि एक जबर की फिजा है। तो इसको आ जाने दीजिए सामने, ताकि हम सब इससे आगे बढ़ें और हम ये फैसला करें कि इस मुल्क ने ऐसे नहीं चलना। हम सब ने इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की फलाह के लिए अपना रोल अदा करना है, लेकिन वो रोल अगवाकारी और जबर से नहीं होगा। बट राजा साहब, अगर लेट्स से कि एक कमीशन पे मानती है हुकूमत और दूसरे कमीशन पे वो कहती हैं कि सोचेंगे, या अभी वो आपसे कहें कि आप लोग आ जाएं, हम बातचीत करते हैं, कुछ मामलात हैं जिस पे हमें क्लैरिटी नहीं है, वो डिस्कस कर लें, फिर भी आप लोग यही कहेंगे कि नहीं पहले ऐलान करें फिर बातचीत होगी? देखिए, हमारा मौक़िफ़ और जो हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जो इस वक्त पोजीशन है, वो बिल्कुल वाज़ेह है। अगर इसमें कोई तब्दीली आनी है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब ला सकते हैं, फिर उनसे मुलाकात ज़रूरी होगी। लेकिन जब तक उनकी तरफ से कोई मुख्तलिफ राय नहीं आती तो हमारा मौक़िफ़ वही है जो तीसरी नशस्त में बता दिया गया। बट आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई है, वहाँ पे खान साहब ने कहा है कि सीनियर तरीन जजेस पर ये कमीशन हो। ये भी डिमांड है आप लोगों की? जी, हमने लिखा है ना उसमें कि या चीफ जस्टिस साहब खुद हों या ऐसे सीनियर जज हों जिन पे हमें इत्तफाक हो जिनसे। ये बिल्कुल हमने लिख के ये बात दी हुई है। राइट, बट एक और तासुर भी है कि 26वीं तरमीम के बाद अगर ये जुडिशल कमीशन बनता भी है तो शायद PTI को कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल रिस्पांस नहीं मिलेगा। और अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो कमीशंस की रिपोर्ट्स मोस्टली कोई उनसे खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। व्हाई आर यू आस्किंग फॉर दिस जुडिशल कमीशन देन? देखिए, कमीशन एक तरीका होता है सच को सामने लाने का। लोग आएंगे, पेश होंगे, अपनी बात बताएंगे, उनके साथ क्या हुआ। अफसरान भी आएंगे, वो लोग जो मातूब हुए हैं वो भी आएंगे। रियासत को भी मौका मिलेगा, अवाम को भी मौका मिलेगा बात करने का। बात करना बहुत अहम है। इस वक्त रियासत और अवाम के दरमियान राब्ता जो है, एक रिश्ता जो है, उसमें दरार आई है। हम समझते हैं इस तरह के कमीशन उस रिश्ते को बहाल करने के लिए ज़रूरी हैं, ताकि जो मातूब लोग हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है वो अपनी बात कर सके और उनको अपने होने का, अपनी अहमियत का एहसास रियासत को दिला सकें कि ये लोग अहम हैं, इनकी बात को सुनना ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ये अमल। राइट। मीनवाइल हमने एक और स्टेटमेंट देखी, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि PTI चाह रही थी कि उनकी बात हो जाए एस्टैब्लिशमेंट से, उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है, सो अब ये मुज़ाकरात हमसे करना इतने अहम नहीं है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? देखिए, वो शुरू दिन से ही मुज़ाकरात के अमल को समझता हूँ सबोताज करने के ख्वाहिशमंद रहे हैं। पहले दिन से उनके जो रिमार्क्स हैं, उनकी जो गुफ्तगू है, वो यही थी कि कोई बात नहीं होनी चाहिए। जबकि पहले इतना अरसा ये कहा गया कि PTI बात क्यों नहीं करती, सियासी लोगों से, हम हर सियासी ताकत से या जो नहीं भी हैं ताकत, उनसे भी बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क में एक सियासी इत्तफाक राय हो जमहूरियत के हक में, बुनियादी हुकूक के हक में। तो हम तो हर एक से बात अब कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई उस बात से भागना चाहता है कोई बहाना बनाकर, तो फिर ये उनकी मर्जी। बट आप कहते हैं कि अब हम हर एक से बात कर रहे हैं, तो क्या कोई चैनल है आपके और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त? नहीं, देखिए, हमारे वजीर आला हैं, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी ज़ाहिर है एपेक्स कमेटी में मुलाकात होती है, उनकी मुलाकात सिक्योरिटी के हवाले से होती है, एस्टैब्लिशमेंट के जो चीदा लोग हैं, तो ज़ाहिर है गुफ्तगू तो होती है। और कोई सिक्योरिटी की प्लान या मईशत की बहाली की प्लान सियासी इस्तेहकाम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तो सियासी इस्तेहकाम की बात जो है वो नागुज़ीर है। जो कोई भी इस मुल्क में बात करेगा अमन की, जो कोई भी बात करेगा माशी तरक्की की, उसको सियासत की बात करना होगी। बट इस्टेब्लिशमेंट, या चलिए साफ बात करते हैं कि बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, उसमें बार बार जो तासुर दिया गया वो PTI की तरफ से दिया गया कि सियासी बात हुई है। बाद में पता चला कि नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी के अमूर पे बातचीत हुई थी। लेट्स बिलीव इट।
जी। पीटीआई की तरफ से ये नहीं दिया गया था। बैरिस्टर गौहर ने बड़ी वजाहत से कहा कि एक सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से मीटिंग थी और सिक्योरिटी ही के तनाजुर में सियासी सूरत हाल की अगर कोई बात हुई है तो हुई है, लेकिन मकसद यही था कि सिक्योरिटी को बेहतर कैसे बनाना है और उसके लिए मुल्क में इस्तेहकाम कैसे लाना है। बट ये भी कहा गया कि आपने कोशिश की, यानी पीटीआई ने कोशिश की या बैरिस्टर साहब ने कोशिश की कि बात की जाए सियासी अमूर पर, बट दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। नहीं, ये तो आप इरफान सिद्दीकी साहब का बयानिया दोहरा रही है ना, कोई उसकी वक़्त नहीं है, कोई उसमें हकीकत नहीं है। बट सिक्योरिटी के हवाले से मैं एक अस्यूम कर सकती हूँ कि यही कहा गया होगा कि जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन है तो पीटीआई बहुत ज़्यादा जारहाना सियासत ना करे। इज दैट करेक्ट? देखिए, मुझे डिटेल्स नहीं पता और हमें चाहे नहीं करनी चाहिए कि क्या बात हुई। एक मुलाकात हुई, बस इतनी ही बात है और सिक्योरिटी के हवाले से हुई। इससे आगे जो तफसीलात हैं वो सब र्यूमर मॉन्गरिंग होगी, वो क्या साराई होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राइट। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो हम देख रहे हैं किस्म की एक्टिविटी, आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा भी कि इसका कोई ताल्लुक 26वीं तरमीम से नहीं है, लोग ऐसे ही डर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो एक बेंचेस के हवाले से बहस है ये कितनी अहम है? देखिए, एक नाखुशगवार सूरत हाल है और सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म की तफरीक होना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ जिन लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम पास की उनका मकसद ही ये था कि अदलिया को कमजोर किया जाए, अदलिया को बांट दिया जाए, अदलिया के अंदर तफरीक हो, कुछ लोग वाज़े तौर पे मंजूर नज़र हों मुक़तदरा के, कुछ लोग ना हों, कुछ को आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बिठाएंगे, कुछ को नहीं बिठाएंगे, कुछ के पास ताकत दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजों से ज्यादा होगी। तो ये तो मकसद था 26वीं आईनी तरमीम का। जिन लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम की है वो आज बहुत खुश होंगे कि जो उनका मंसूबा था वो कामयाब हुआ और जिस तरह वो अदलिया को इंतशार में देखना चाहते थे वो हमें नजर आ रहा है। तो इसलिए कोई अच्छी बात नहीं है, कोई खुशी का मौका नहीं है, लेकिन बहरहाल ये ख्वाहिश थी जिन लोगों की, वो ख्वाहिश पूरी हुई, मुल्क को नुकसान हुआ, मुल्क बहुत पीछे चला गया। राइट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुकम्मल हो रही है, क्या लाहेअमल होगा पीटीआई का इस हवाले से? देखिए, आइन में दिया हुआ है ना, उसमें जो तरीका है उसके तहत हम भी नाम देंगे, हुकूमत की तरफ से भी नाम आएंगे, वो प्रोसेस आगे चलेगा। हुकूमत की तो जाहिर ख्वाहिश होगी कि एक डेडलॉक रहे, बात आगे ना बढ़े, क्योंकि जब तक नई तकर्री नहीं होती यही साहिबान काम करते रहेंगे। तो हुकूमत तो जाहिर है इन साहिबान की कारकर्दगी से खुश होगी और उसकी वजह वाज़ेह है। हमारी कोशिश ये है कि नई तकर्री हो, आइन के मुताबिक हो और गैर मुतनाज़े लोगों की तकर्री हो। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन जिस तरह बाकी तमाम निज़ाम इस मुल्क में इस वक्त इंतशार का शिकार है, ये अमल भी उसी तरह आगे बढ़ेगा ना। कोई बात भी यहाँ सीधे रास्ते से तो आगे नहीं बढ़ेगी। हर जगह रोड़े अटकाए जाएंगे, हर जगह आईनी अमल को मुश्किल बनाया जाएगा, जो आइन की मंशा है उसको सल्ब किया जाएगा। तो ये तो हो रहा है इस मुल्क में, आप और मैं इसको देख रहे हैं। कभी ना कभी हम कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं कि कोई बेहतरी लाई जाए, लेकिन एक तूफान है इस वक्त मुल्क के निज़ाम के खिलाफ जो काम कर रहा है। बार बार ये बात कही जाती है कि इस वक्त पीटीआई की जो मेन मसला है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से आपके ताल्लुकात ख़राब हैं। एक बहुत ज़्यादा उसके ऊपर शिकायत आती है दूसरी तरफ से कि सोशल मीडिया पे ख़ासतौर पे उन अकाउंट से जो कि अपने आप को एसोसिएट भी करते हैं पीटीआई के साथ, ओवरसीज़ और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर तनकीद होती है। इसको रुकना चाहिए। इस पर कोई बातचीत हुई है पीटीआई में? देखिए, पीटीआई की यकीनन ये पॉलिसी नहीं है कि किसी भी इदारे को बतौर इदारा मातूब किया जाए। लाखों अकाउंट्स हैं या सैकड़ों अकाउंट्स हैं या बीसियों अकाउंट्स हैं जो बहुत नुमायां हैं, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए ये कहना कि उन अकाउंट्स पे क्या बात हो रही है उसके हम जिम्मेदार हैं, नहीं है हम जिम्मेदार। पीटीआई की पॉलिसी बिल्कुल ये है कि हम फ़ौज पाकिस्तान को ज़ाहिर है पाकिस्तानी रियासत का एक अहम तरीन जुज़्व समझते हैं। जो कुर्बानियाँ हैं हमारे जवानों की, हम उनकी कदर करते हैं। हम समझते हैं इस मुल्क का मुस्तकबिल बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है कि अफवाज और अवाम के दरमियान रब्त रहे, बाहमी इज्जत रहे, एक जज्बा रहे मोहब्बत का। तो ये तो हमारी पॉलिसी है। इससे हटके अगर कोई बात होती है तो वो हमारी पॉलिसी हरगिज नहीं है। और जो लोग बात करते हैं वो करते हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। हमारी पॉलिसी बहरहाल वाज़ेह है।
राइट, अलकाज़ा ट्रस्ट केस पे अब नेक्स्ट पॉलिसी क्या है आप लोगों की? अपील दायर करेंगे? जी जाहिर है अपील दायर करेंगे, उसमें तो यही होना है, कमजोर तरीन फैसला है, हम अपील दायर करेंगे और जो कानून का तरीका है उसके तहत बात आगे बढ़ेगी और देखेंगे हम बात कहाँ जाती है। और हमें यकीन है कि यहाँ भी बरियत होगी, जैसे पहले मुकदमात तहलील हुए उनकी कोई वक़्त नहीं थी, ये कमजोर तरीन फैसला है। राजा साहब, आपने उस वक्त पीटीआई ज्वाइन किया जब मुश्किलात थी पीटीआई के लिए, अब जितना अरसा आपको हो गया, आपको क्या लगता है कि कुछ मामला ठीक हुए हैं या अभी आपको लगता है कि मजीद मुश्किलात हैं? देखिए, मुश्किलात पीटीआई के लिए नहीं है, मुश्किलात मुल्क के लिए हैं। और मैं समझता हूँ ये जो दौर है ये ऐसा दौर है जिसमें हर शख्स को जो बुनियादी हुकूक के हवाले से कोई राय रखता है, बुनियादी हुकूक को फलता पनपता इस मुल्क में देखना चाहता है, जमहूरियत को फलता देखना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि इस अमल में अपना हिस्सा डाले। ये कह देना कि एक जमात का मामला है, ये सिर्फ पीटीआई का मामला है, वो अपने आप को फरेब देने वाली बात है। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम तो इसलिए खामोश बैठे हैं, हम तो इसलिए सरफ नज़र किए हुए हैं कि तो पीटीआई का मामला है, पीटीआई वाले लड़े। मैं कहता हूँ ये पीटीआई का मामला नहीं है, ये हम सब का मामला है और हम सबको शाना बशाना खड़ा होना चाहिए पाकिस्तान के आइन के लिए, बुनियादी हुकूक के लिए, और इसी गर्ज से मैं जो भी कर रहा हूँ। सो इस वक्त जो पीटीआई है ये वो पीटीआई नहीं है जिस वक्त इक़्तिदार में थी पीटीआई। कुछ पुराने लोगों की बार बार तनकीद होती है पीटीआई के ऊपर, ये क्या पीटीआई के अंदर भी कोई इस किस्म की बहस होती है या ये रिजेंटमेंट है कि पुराने लोग वापस ना आए? नहीं, देखिए, हर जमात जो है अगर उसको चलने दिया जाए, हमारे मुल्क का एक अलमिया रहा है कि मुक़्तदरा ने कोशिश की है हर 8-10 साल के बाद कि जमात को तबाह कर दिया जाए, उसके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाएं, उसके मुखिए बखेर दिए जाएं, लोगों को डरा दिया जाए, तो जमात की जो एक इर्तिका के अमल से जो गुजरने का एक अमल है वो नहीं हो पाता मुख्तलिफ जमातों का। लेकिन मैं समझता हूँ पीटीआई बिल्कुल उस इर्तिका के अमल से गुजर रही है। बहुत से ऐसे लोग जिनको कभी पीटीआई में मैं समझता हूँ होना ही नहीं चाहिए था, वो शुक्र है कि अब नहीं है पीटीआई में। पीटीआई अब एक मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास लोगों की जमात है। आप 2024 का इलेक्शन देखें, 8 फरवरी का, आप कैंडिडेट्स को देखें, आप टिकट होल्डर्स जिनको मुंतखब होने दिया गया उनको देखें, तो आपको नजर आएगा कि ये एक बहुत ही मुख्तलिफ जमात है। और ये वो जमात है जो मैं समझता हूँ शुरू में जिसका तसव्वुर किया गया था कि आम लोगों की जमात हो, जो शराफत की दाई हो, जो आम इंसानों के जो मामलात हैं उनको आगे लेके चले, किसानों, मजदूरों, हम ये सब काम अब कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत एक अच्छा मौका है और जो हुआ माजी में उसके हवाले से भी पीटीआई में गुफ्तगू है कि आइंदा क्या नहीं करना और क्या वो है जो अच्छी रिवायत है जिसको चलना है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो आज दोबारा खबरें आती रही, अक्सर पीटीआई की जो आपस के इख्तलाफात हैं वो नज़र आते रहते हैं मीडिया पर। आज सोशल मीडिया पे ये बात रही कि पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त भी स्प्लिट है। पंजाब के कुछ लोगों ने अलीमा खान साहिबा से कहा है कि आप टेक ओवर करें। ये इस किस्म की चहमगोइयाँ बार बार क्यों होती हैं? कोई नहीं होती, इसलिए होती हैं कि सोशल मीडिया है, जो जिसका दिल चाहे वो सोशल मीडिया पे एक्स पे लगा सकता है, यूट्यूब पे बैठ के बात कर सकता है। सेल्फ पब्लिशिंग का दौर है ना ये, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो बातें ये बढ़ा चढ़ा के सोशल मीडिया पे सामने आती हैं, दो बंदे बात करें तो कहा जाता है पार्टी में निफाक है, पार्टी में बहुत कशमकश है। कुछ भी नहीं है। तो मैं हैरान होता हूँ इन चीजों को देख कर, पढ़ कर। एक कोई गैर अहम बंदा किसी पे जुमला कस दे तो क्या उसकी अहमियत है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको उठा के शाम 6 प्रोग्राम कर डालता है, लगता है कि यहाँ कोई हिजाम की कैफियत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, लेट्स से कि हुकूमत आपका कमीशन बनाने का मुतालबा मान लेती है, लेट्स से दैट, फिर उसके बाद आप लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा हुकूमत के लिए। कुछ इंदिया दिया है कि आप लोगों से क्या मुतालबात हो सकते हैं हुकूमत के? नहीं, हमें कोई इस हवाले से कोई वहां से आवाज नहीं आई, कोई इंदिया नहीं दिया गया। और ये बात हमने वाजे की है कि हम इलेक्शन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो इलेक्शन में आवाम के वोट को लूटा गया वो अहम तरीन मामला है, हम उसकी बात करते रहेंगे। ये हमने लिखा है अपने मुतालबात में कि दिस इज अ प्रील्यूड टू अ वाइडर कॉन्वर्सेशन। आप ये 2 काम कीजिए। हमारे वो असीरान जिनको 2 साल से अब तकरीबन बेल नहीं मिल रही, जमानत नहीं हो रही, 600 दिन से लोग जेलों में हैं, यास्मीन राशिद साहिबा, कोई वजह नहीं है कि उनको जमानत ना मिले और उन जैसे सैकड़ों और लोगों को उनकी जमानत हो, ये कमीशन बने, तो उससे लगेगा कि रियासत जो है शराफत की जानिब लौटना चाहती है,
कानून और आइन का जो एक अमल है उसको जारी करना चाहती है, तो फिर हम आगे की बात करेंगे। लेकिन जो वोट लूटा गया, जो अवाम की राय पे डाका डाला गया, उसको हम कभी नहीं भूलने देंगे। राइट। सो इसमें जो मोस्ट प्रॉब्ली पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए सबसे अहम सवाल होता है, हमसे भी हर कोई बाहर पूछता है, आई एम श्योर आपसे भी ये सवाल होता होगा कि खान साहब क्या आ सकते हैं जेल से बाहर? इज दैट पॉसिबिलिटी नाउ? आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? उनकी सजाएं जो थी पिछले तमाम मुकदमात में आप देखें, वो या मुअत्तल थी या उनको जमानत मिल चुकी थी। ये अलकादिर का मुकदमा आया है, इसमें कोई वजह नहीं कि अगले चंद हफ्तों में ये सजा भी मुअत्तल ना हो जाए। एक तोशा खाना का मुकदमा चल रहा है, उसमें उनको पहले जमानत मिली हुई है। आगे चल के हम समझते हैं अगर इसमें भी उसी तरह सजा होती है तो जमानत के लिए बहुत अच्छा केस होगा। बाकी मुकदमात तो उनके वही हैं जहां उनको सैकड़ों मुकदमात में मुलव्वस किया गया है। कोयटा में किसी का कत्ल हुआ तो उसमें इमरान खान का नाम लिख दिया, या कहीं कोई मामला हुआ तो उसमें कहा कि इनकी हिमा से हुआ है। बाकी तो इसी नौइयत के सारे मुकदमात हैं ना। तो अगर आपने आगे बढ़ना है तो कोई वजह नहीं है कि आप कानून के मुताबिक जहां जमानत बनती है वो आप होने दें। अदालतों पे जो दबाव रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान का खत हम अभी भूले नहीं हैं, वो दबाव खत्म होता है तो आप देखेंगी कि हालात बदल जाएंगे। बहुत से लोग जो नाहक जेलों में हैं, बशमूल इमरान खान साहब के, वो बाहर होंगे और एक सियासी अमल जो है इस मुल्क में अगर चल पड़े जैसे आइन के मुताबिक उसको चलना चाहिए, तो हर तरफ आपको फलाह और एक रब्त नजर आएगा। राइट। सलमान अकरम राजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की बातचीत का अगला दौर मुमकिन हो या ना हो, ये तो चंद रोज में क्लियर हो जाएगा। ताहिम हुकूमत इन दिनों एक और मामले की वजह से लग रहा है कि शदीद वसवसों और परेशानियों का शिकार है। गुज़िश्ता हफ्ते आर्मी चीफ की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह कर दिया कि इस मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर पर ही तबादला ख्याल हुआ। हुकूमत इस वजाहत के बावजूद भी परेशान दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर ब्रीफिंग भी ले ली है, लेकिन उनकी परेशानी फ़िलहाल ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमसे बातचीत करके तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट तक रसाई हासिल करना चाह रही थी और वो रसाई उनको हासिल हो चुकी है। लेट्स वॉच हिम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने भी वजाहत की है कि मुलाकात में कोई सियासी बात नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ मुलाकात को भूल जाएं और ये जो तवज्जो है बातचीत पर मरकूज कर दें। उन्हें भी देखिए। भी नहीं कहा था कि हमारी ये गुफ्तगू सियासी हुई है। मैं तो कह जो हमारी मुलाकात हुई है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे हुई है। मैंने आज अपने ट्वीट में भी ख्वाजा आसिफ साहब से यही रिक्वेस्ट की है कि इस मामलात को भूल जाएं। मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कमेटीज के दरमियान और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा हुकूमत की परेशानी का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत और वज़ीर आज़म को कुछ मुलाकातों पर शायद वसवसे आ रहे हैं। लेट्स वॉच हिम। तरफ से कुछ मुलाकातों के ऊपर बड़ी परेशानी का इजहार है, उन्हें वसवसे आ रहे हैं। वजीर आजम साहब को आते रहने चाहिए, अच्छी चीज है। शायद उनके वसवसे आने का टाइम भी हुआ चाहता है, लेकिन मुज़ाकरात जिस जगह पर हुकूमत के साथ हो रहे हैं वहीं पर हो रहे हैं। और अगर हुकूमत अब वाज़ेह तौर पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान नहीं करती तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। मैं कैटेगोरिकली ये बात अर्ज कर रहा हूँ। क्या हुकूमत बैरिस्टर गौहर खान की आर्मी चीफ से मुलाकात पर वसवसों का शिकार है? क्या उनको परेशान होना चाहिए भी? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी थी क्या? हम बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार एंड जर्नलिस्ट मुनीफ फारूक से। थैंक यू सो मच मुनीफ फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आपको क्या लग रहा है, हुकूमत के वसवसे बेजा हैं और ये पैनिक क्यों नजर आ रही है हुकूमत में? देखिए, जो बात ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आज उनसे प्रोग्राम में बात भी की, वो ये समझते हैं कि बहरहाल तहरीक इंसाफ का जो असल इशू है वो सारों को पता है। मेरे ख्याल में, मुझे आप हम सबको पता है कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही है और जब तक वो मुकम्मल तौर पर मामला दुरुस्त नहीं होगा तो तहरीक इंसाफ के लिए वो प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करते रहेंगे। लिहाजा इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है एंड दे आर बेंडिंग अप बैकवर्ड्स के किसी ना किसी तरह पाकिस्तान की फौज के साथ उनके मामला ठीक हो जाए। लेकिन इस वक्त देखिए, फौज अपनी ताकत के अरूज पर है। पाकिस्तान की जो फौज है उसके सरबरा अपने दौर के तीसरे साल में उन्होंने जस्ट कदम रखा है। अभी उनके पास मजीद समझे 2 साल हुए हैं, 3 साल का मजीद अरसा मौजूद है।
तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना तरफ से कोई जेस्चर शो करेगी या कोई रीएडजस्ट करेगी अपनी पोजीशन? तो उस वक्त तो सूरत हाल शायद मुख्तलिफ हो सकती है, या फिर तहरीक इंसाफ को इंतजार करना पड़ेगा हालात को बेहतर करने के लिए। क्योंकि बाकी पब्लिक कंजम्पशन में आप जितनी मर्जी बातें कर लें कि हमें डील ऑफर हो गई, हमें ये ऑफर हो गया, वो अगर कोई चीज कोई बहुत ही सॉलिड चीज हो तो जाहिर बात है उसमें फिर तो या पॉलिसी तब्दील हो जाए तो फिर तो हालात बदल जाते हैं। लेकिन इस वक्त तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जो मसाइल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान साहब के लिए वो तो अपनी जगह मौजूद है। बट मुनीब, ये बात तो पीटीआई ने भी वाजे कर दी है, बेस्ट गवर्नर की बात सिक्योरिटी मामलात पर ही हुई थी। क्या हुकूमत को ये परेशानी है कि आज सिक्योरिटी पे बात हो रही है, कल कोई सियासी बात भी हो सकती है? देखिए, एक तो ज़हन में ये बात हमें रखनी चाहिए कि हुकूमत बेनिफिशरी है इस वक्त जो तनाज़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान उसकी। जब तक ये तनाव, ये खिंचाव मौजूद रहेगा उस वक्त तक हुकूमत तो परेशानी में मुब्तला रहेगी, और वो ये चाहेंगे कि ये टेंशन कभी भी उस तरह से खत्म ना हो, और अगर हो भी तो कुछ ऐसी टर्म्स पे हो जिससे हुकूमत ना सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल जुड़ी रहे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यही चाहती है कि इमरान खान साहब के हालात इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हो जाएं ताकि उनके लिए इक़्तिदार में वापसी का रास्ता खुल सके। सो हुकूमत के लिए जारी बात है जब भी कोई ऐसी एंगेजमेंट होगी, लेकिन अव्वल तो कोई इतनी बड़ी चीज हुई नहीं, लेकिन अगर जो भी इंप्रेशन क्रिएट किया गया उससे जाहिर बात है हुकूमत को ये तो होता है कि भाई हमारे साथ ये ना हो जाए कि हम बिल्कुल ब्लाइंड साइड हो जाए और हमें कुछ पता ना चले। लेकिन इस इंटरेक्शन जो रिसेंटली हुआ इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं, अटेम्प्ट जरूर थी तहरीक इंसाफ के पार्ट पर या बैरिस्टर गौहर खान साहब के पार्ट पर, मैं ये कहूंगा केयरफुल अटेम्प्ट थी, लेकिन कोई उसका जवाब खातिर खा उस तरह से आगे से नहीं मिला। इंटरेस्टिंग। बट हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई की शायद स्ट्रेटजी ये है कि मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया की कैंपेन हो, चाहे बानी पीटीआई के रिसेंटली बयानात देख लीजिए। माजी में पुराने आर्मी चीफ को इसी तरीके से तनकीद की गई, अब जो मिलिट्री लीडरशिप है उनको भी ऐसी ही तनकीद की जाती है। क्या पीटीआई को ये इदराक नहीं हो रहा कि ये 1% पॉलिसी नहीं है बल्कि ये एक इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी है? देखिए, मैं जहां तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कुछ तारीखी एतबार से भी और प्योरली एज अ सहाफी जितना मैं एनालाइज कर पाया हूँ, ये वेरी करती है अपने चीफ की पॉलिसी या उनकी जो भी चीफ होते हैं उनकी पॉलिसी के साथ। जनरल कियानी साहब से तो मुख्तलिफ पॉलिसी थी, राहिल शरीफ साहब आए मुख्तलिफ थी, बाजवा साहब आए तो मुख्तलिफ थी, आज जनरल आसिम मुनीर साहब है तो ये मुख्तलिफ पॉलिसी है। और आज के इदारे के अंदर देखिए, जो प्रोपेगेंडा करें या कैंपेनर करें, जो यूट्यूबर्स करें, उनका तो जो जिनका मुल्क से फिर जो मुल्क में है नहीं, जिनका कोई लिंक नहीं है इस वक्त मुल्क के साथ, जिनकी एक्सेस सिफर है, वो तो अपने यूट्यूब पे बैठकर जो मर्जी बोल लें। लेकिन हकायक आज के ये हैं कि आज की एस्टेब्लिशमेंट आज की तारीख में इमरान खान साहब को कोई कदर की निगाह से नहीं देखती। अगर नहीं देखती तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसा सोचते रहे, लेकिन मेरे लिए तो रेलेवेंट ये है कि आज की खबर क्या है। आज की खबर ये है कि पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशन है फौज का, वो इमरान खान साहब पर एतबार भी नहीं कर सकता और उनसे कोई एंगेजमेंट भी उस तरह की बड़ी मेजर किस्म की नहीं कर रहा। राइट। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के हवाले से या आप समझ लें कि एक तनाज़ा चल रहा है, इसकी वजह क्या है? ये वाकई कोई कानूनी लूप होल है या फिर हम ये समझें कि जस्टिस मंसूर अली शाह अब खुलकर रेजिस्ट कर रहे हैं इस सिस्टम को? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पहले भी उमर अता बंदियाल साहब के वक्त बहुत तफरीक थी। काजी फाइसा साहब आए तो ये तफरीक बहुत ज्यादा बढ़ गई और तेरा जज मेरा जज, हुकूमती जज और पीटीआई के जज, यहां तक मामला चला गया। आज जाहिर बात है मंसूर अली शाह साहब, आप ह्यूमन एलिमेंट को एक इंसान से कैसा अलग कर सकते हैं? वो शोर शॉर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, वेराज अब वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, और याया अफरीदी साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, तो रिलेशनशिप तो उनका सॉवर हर एक के साथ हो गया है। बिटर भी जारी बात है इंसान हो जाता है। फिर ये इख्तियार समात का ही मामला नहीं है, ये तो ओवरऑल उस तनाव और उस खिंचाव का मामला है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में मौजूद है। इस अदालत के अंदर, इसके जजेस अपॉइंटमेंट के अंदर जो आपकी एग्जीक्यूटिव है उसको इतराज ये था कि जजेस ऑल इन ऑल हुए पड़ बैठे हैं और ये तो किसी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को मानने के लिए तैयार नहीं है।
और इन्होंने पार्लियामेंट को तो रिडंडेंट कर दिया है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पे। वेरएज अब अदलिया की तनकीद ये है कि जी एग्जेक्टिव इतना हावी हो गया है इस पूरे प्रोसेस में कि जुडिशियल साइड के पास तो इख्तियार ही बड़ा महदूद रह गया है, एंड दे आर मोर इन नंबर, और वो आउटडू कर देते हैं हर रिकमेंडेशन या किसी चीज को। तो लिहाजा अब तो एक बड़ा, मैं बताऊं कि बड़ी एक तासुर ये है और वो जोर पकड़ा हुआ तासुर है कि बड़ी महफूम किस्म की सुप्रीम कोर्ट है जो आज मौजूद है। अब ये कब तक ऐसे चलता है, 26वीं आईनी तरमीम तो मुझे रोल बैक होती भी नजर नहीं आ रही, और जिस तरह से निजाम ने खुद को इंसुलेट कर लिया है, तो मुझे लगता है कि ये तो फायरवर्क्स छोटे मोटे आपको सुप्रीम कोर्ट से सुनाई देते रहेंगे। थैंक यू सो मच मुनीफ फारूक साहब फॉर गिविंग अस योर डिटेल्ड एनालिसिस। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने कहा 26वीं तरमीम तो अभी रोल बैक होती हुई नजर नहीं आ रही। वी विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद कुछ बात इकॉनमी के हवाले से राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल रोज बरोज बेहतरी की तरफ जाती हुई अब नजर आ रही है। महंगाई कम होने का दावा हुकूमत बार बार कर रही है, जबकि शरह सूद भी 13% पर आ चुकी है। हाल ही में हुकूमत की जानिब से IPPs के साथ मुआहदों की नज़रसानी से कैपेसिटी पेमेंट की मद में 137 अरब रुपए की बचत का भी इम्कान है। अब मुआहदों पर नज़रसानी के बाद रवां बरस गर्मी में आवाम को क्या बिजली का बिल कम देना पड़ेगा, इस पर भी बहस हो रही है। सो हर तरफ से आपको कुछ इंटरेस्टिंग खबरें ज़रूर आ रही हैं। हालिया दिनों में हमें दिखा कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि 2028 तक पायदार और बरामदात पर मबनी 6% शरह नमू हासिल हो जाएगी। पाकिस्तान रवां माली साल 13,000 अरब रुपए टैक्स महसूलात जमा करेगा, जो गुज़िश्ता साल से 40% ज़्यादा है। पाकिस्तान ने $1 अरब के कर्ज के लिए मशरिक़ वुस्ता के 2 बैंक्स के साथ 6 से 7% शरह सूद पर शराइत तय कर ली हैं। IMF की तौसीफ़ फंड सहूलत माहदे का पहला बाकायदा जायज़ा फरवरी के आखिर तक मुतवक्का है। हमारे साथ फारूक सलीम साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। जो दावे कर रही है हुकूमत, या जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ मामलात, क्या हम कह सकते हैं कि बेहतरी की तरफ जा रही है पाकिस्तान की इकॉनमी? जी फरिया, पिछले 18 से 24 महीनों के दरमियान में बड़ी वाज़ेह तौर पे आप समझिए कि 2 इकॉनमी सामने आ गई। एक मईशत है जो मईशतदानों की मईशत है, आप हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार की मईशत कह लें, वो आप बता रहे हैं कि महंगाई की शरह में कमी आई है। कोई शक नहीं इसमें कमी आई है। 30-35% की महंगाई की शरह जो थी लास्ट ईयर, वो अब गिर के बताई जा रही है कि सिंगल डिजिट में पहुंच गई है, 4 या 5%। लेकिन अगर आप गौर करें तो हुकूमत ये नहीं कह रही कि महंगाई में कमी आई है, कहा यह जा रहा है कि महंगाई की शरह में कमी आई है। इसका मतलब है कि महंगाई अभी भी आ रही है। अगर पहले महंगाई घोड़ा जो है वो 35% की रफ्तार से या 35 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा था, तो अब महंगाई का घोड़ा जो है वो 5 या 6% या किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है। तो महंगाई तो अभी भी हो रही है, उसकी शरह कम हो गई। दूसरा दावा जो हुकूमत करती है, या मईशतदानों की मईशत समझ लीजिए, वो कह रहे हैं कि जी इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, वाकई में नीचे आ गया है। कोई 20-21% हुआ करता था, वो आधा रह गया है। इसी तरह IPPs के हवाले से कहा जा रहा है कि मुआहदे हो गए हैं IPPs के साथ। अब एक दूसरी मईशत है जिसमें 24 करोड़ पाकिस्तानी रह रहे हैं। वो जिस मईशत में पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो कहना है कि पिछले कुछ 18 महीनों में बिजली का जो है वो डबल हो गया है। अब 60-65 रुपए पर यूनिट का बिल आपके घर या दुकान में आता है। इसी तरह जो IPPs के मुआहदे हैं, वो मुझे याद है कि पिछली हुकूमत के दौरान जब PTI की हुकूमत थी तो दावा किया गया था कि IPPs के साथ मुआहदा हो गया है और 700 अरब रुपए की बचत होगी। आज हमें ये बताया जा रहा है कि IPPs के साथ मुआहदा हो गया है और 900 अरब रुपए की बचत होगी। देखिए, जब तक आपका और मेरा बिल 60-65 रुपए से आधा नहीं हो जाता, उस वक्त तक उस बचत के नारे का आपको या मुझे कोई फायदा नहीं। अब हो रहा है कि जो आम पाकिस्तानी घराना है, वो जब गैस का बिल या बिजली का बिल पे करने के बाद उसके पास बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं बचते हैं। सेक्टर में ये हो रहा है कि 60-65 रुपए का यूनिट का बिजली का बिल अगर वो पे करें
तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो दुनिया भर में या हमारे हमसाया ममालिक के कंपैरेटिव नहीं रहती, वो कुछ एक्सपोर्ट नहीं, तो उसका नतीजा आपके सामने आया। हुकूमत ने कहा है कि पिछले क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 0.9% हुई है। इसका मतलब यह है कि आम सार्फिन जो है पाकिस्तानी शहरी वो कुछ खरीदने के काबिल नहीं रहे बिजली और गैस का बिल देने के बाद, और जो सनत है पाकिस्तानी की सनतें हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिजली की वजह से वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। साहब आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया। आपने कहा कि दो पैरेलल इकोनॉमीज चल रही हैं। जो हुकूमत की इकोनॉमी है हम उसको देख लेते हैं, उसके मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि बिजली का बिल शायद कम हो जाएगा गर्मियों में, मगर जो आप सूरत हाल बता रहे हैं ऐसी कोई उम्मीद ना रखें। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ बिजली के शोबे को, वहाँ पे हुकूमत की कोशिशें जो हैं वो बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ रही, वो बीमारी के अलामात को दबाने की कोशिश कर रही। देखिए, अगर आईपीपीज के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और उसके नतीजे में आपका ख्याल है कि बिजली के रेट कम हो जाएंगे, तो ऐसे ना पहले हुआ है और ना अब होगा। देखिए, जो असल बीमारी है वो बिजली की चोरी है। अब पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई में कोई 45% बिजली चोरी हो जाती है, सक्खर में कोई 35-36% बिजली चोरी हो जाती है। तो जब तक ये चोरी के रेट नीचे नहीं आएंगे, जो ईमानदार पेयर है बिजली का, उसको वो चोरी के रेट भी पे करने पड़ते हैं, उसको वो चोरी की कीमत भी अदा करनी पड़ती है। तो कोशिश हो रही है कि बीमारी की अलामात को दबाया जाए, बीमारी का इलाज नहीं हो रहा। राइट। सो दूसरी तरफ मिनरल्स एक ऐसा शोबा है जिसमें कोशिश की जा रही है SIFC के थ्रू भी। पहले पता चला कि आपने देखा होगा फाइनेंशियल टाइम्स में एक आ गया कि सऊदी अरब की कंपनी की जानिब से $5 मिलियन से $1 अरब तक की सरमाकारी कहने का कहा जा रहा है रेकोडेक मंसूबे में। उससे पहले कनाडा की एक कंपनी की तरफ से भी ये बात कही गई। सो इस तरफ कोई बेहतर सूरत हाल होगी? देखिए, रेकोडेक के हवाले से एक तारीखी बात है। आप अंदाजा कीजिए कि हुकूमत पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तकरीबन $100 अरब का रेकोडेक का असासा जो है उसको कन्वर्ट कर दिया एक $6 अरब की पेनल्टी के ऊपर। तो मुझे खदशा इस चीज़ का है कि हुकूमत की जो तारीख रही है रेकोडेक के हवाले से, इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि फैसला साजी का जो अमल है रेकोडेक के हवाले से, उसमें हुकूमत को दूर कर दिया जाए। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर की जो मार्केट ड्रिवन फोर्सेस हैं वो इसके ऊपर फैसला साजी करें। हुकूमत को रेकोडेक के हवाले से फैसला साजी की इजाज़त ना हो। राइट। सो इंटरेस्टिंगली वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा है कि जब तक हम अपना घर ठीक नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है कि हम कर्ज़ों से जान छुड़वा सकें। इससे कुछ पहले भी आपने एक स्टेटमेंट देखी होगी जब वज़ीर ख़ज़ाना से क्वेश्चन किया गया था बैरून मुल्क कि आपके अपने अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, आपकी अपनी कैबिनेट के अखराजात को कम क्यों नहीं किया जा रहा। सो आपको लग रहा है कि अपना घर ठीक होने की कभी कोशिश हुई है या अब होगी? देखिए, वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, लेकिन फोकस पाकिस्तान के अंदर जो नजर आता है वो है टैक्स बढ़ाने में। आप सोचिए, टैक्स के कवानीन इतनी तेजी से तब्दील किए जाते हैं, इतनी सख्त किस्म की सजाएं देने की बात की जाती है, जबकि बीमारी जो है वो हुकूमती अखराजात की है। तो यहाँ पे दोबारा से वही वाला अमल सामने नजर आता है कि आप टैक्स ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जबकि बीमारी जो है वो हुकूमती अखराजात की है। देखिए, आज से परिया कोई 2010 या 11 का बजट आप उठा के देखें, उसमें हुकूमत जो है उसका टैक्स कलेक्शन का हद जो था वो 1700 अरब का था। पिछले साल हुकूमत हमें खुद बता रही है कि 9400 अरब टैक्स कलेक्ट हो गया है। इसका मतलब कि हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत तो टैक्स दिए चला जा रहा है। 10-11 सालों में वो 1700 अरब से बढ़ के कहीं 9400 अरब पे पहुंच गया है। और इसी पीरियड के दौरान जो हुकूमती अखराजात हैं वो 2500 अरब से कहीं 25,000 अरब पे पहुंच गए हैं। तो बीमारी जो है वो टैक्स कलेक्ट करने वाली नहीं है, वो हुकूमती अखराजात की है, और यहाँ पे फोकस जो है वो टैक्स कलेक्शन पे किया जा रहा है। राइट। फारूक सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। यकीनन उम्मीद की जानी चाहिए कि इकॉनमी के मामला बेहतर हों। कुछ सेक्टर्स में आपने देखा भी है कि तब्दीली
आती हुई नज़र आ रही है। आज एक अच्छी खबर ये है कि PIA की तरफ से कोशिश की जा रही है कि पहले तो पेरिस का रूट खुल गया था कि अब बरतानिया का रूट भी खुल जाए। आज के लिए इतना ही। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।